हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज चैप्टर 4, जिसके बारे में डिस्कशन हमने लास्ट लेक्चर में किया था। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे इंडिया में लॉ मेकिंग प्रोसेस, आखिर कानून कैसे बनाया जाता है और कैसे बनता है कानून। लॉ मेकिंग प्रोसेस की बात यहां पे चल रही थी। तो लॉ कैसे बनता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया में एक प्रोसेस है, लॉ मेकिंग प्रोसेस कैसे बनता है। मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में कहा था कि इंडियन पार्लियामेंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। दो हाउस हमारे पास है और ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि लॉ क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। बेसिकली इंडिया में जो लॉ बनाया जाता है वहां पर उसके 3 फेजेस होते हैं, जिनके बारे में डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर इंडिया में लॉ कैसे बनता है। सबसे पहले पता लगाया जाता है कि इस लॉ की कोई जरूरत है भी कि नहीं है। अगर कोई जरूरत है तो लॉ बनाओ भैया, जरूरत नहीं तो लॉ क्यों बना रहे हो। अगर जरूरत है तो पहले वो लॉ बनने से पहले जाएगा लोकसभा में। लोकसभा में अगर मेजोरिटी से पास हो जाता है तो फिर जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा से भी मेजोरिटी से पास हो गया तो फिर जाएगा वो उनकी तीसरी कंडीशन में, जहां पर एक लेजिस्लेटिव कमेटी चेक करेगी कि सब सही तो है, कहीं इस नए लॉ को बनाने के चक्कर में कोई पुराना लॉ तो नहीं तोड़ दिया आप लोगों ने। उसकी वहां पे अच्छी तरह से चेक किया जाएगा उसको। उसके बाद जाएगा वो प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट की पावर यह है कि वो चाहे तो लौटा सकते हैं वापस, कंसीडर करने के लिए कि अगर कुछ चेंजेस हो सकते हैं या पॉसिबल है तो चेंज करके भेज दीजिए। लेकिन जब सेकंड टाइम, अब ये पार्लियामेंट पे है कि प्रेसिडेंट ने जो चेंजेस करने के लिए कहा है वो करें या ना करें। अगर एज इट इज भी सेकंड टाइम वो प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है तो प्रेसिडेंट को साइन करने पड़ेंगे और वो प्रेसिडेंट के साइन होते ही बन जाएगा लॉ। ये है इंडिया में लॉ मेकिंग प्रोसेस। अगर समझ में आ गया है तो आइए देख लेते हैं एक बार इसको। सो इंडिया की बात कर रहे हैं भैया। द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग इन इंडिया में बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस: प्री लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव, पोस्ट लेजिस्लेटिव। सो 3 फेजेस आपके पास है। सबसे पहले प्री लेजिस्लेटिव फेज में हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑफ नीड फॉर ए न्यू लॉ और एन अमेंडमेंट टू एन एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन। तो बेसिकली पहले पता लगाया जाता है कि भैया जरूरत है या नहीं है। तो जरूरत अगर है तो फिर उसको हम अपने पार्लियामेंट तक पहुंचाते हैं और पार्लियामेंट में सबसे पहले वो जाएगा किसके पास? वो जाएगा पहले लोकसभा के पास। लोकसभा से पास होगा तो जाएगा राज्यसभा के पास। इफ द बिल इज पास्ड इन वन हाउस, एक हाउस यानी लोकसभा से वो पास हो गया, इट इज देन सेंट टू द अदर हाउस, दूसरे हाउस को भेज देंगे। वॉज द बिल पास बाय बोथ द हाउसेस, राज्यसभा से ही पास हो गया। A copy of the bill is sent to Legislative Department of Ministry of Law and Justice। उनसे भी कंफर्म करा लें कि कहीं आपने नया लॉ बनाने के चक्कर में पुराना लॉ तो नहीं तोड़ दिया, कहीं मतलब लगा नया बनाने के लिए पुराने के साथ खेल रहे हैं आप लोग। अगर वहां से भी क्लियर होता है तो इस बिल को भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास। पोस्ट secured by the Ministry of Law and Justice, it is presented to the President of for assent। प्रेसिडेंट के पास भेज दिया हमने। प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है कि वो इसके लिए इंफॉर्मेशन या क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं। एंड मे ऑल्सो रिटर्न इट टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन। आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव assent, द बिल इज नोटिफाइड एज एन एक्ट। बन गया भैया एक्ट।
तो बेसिकली यहां पर आपने देखा कि लॉ कैसे बनाए जाते हैं, बहुत आसान तरीका है। वैसे तो आसान ही लग रहा है, पर इतना आसान होता नहीं है। आप जानते हैं कि जब ये बिल लाए जाते हैं तो बिल पे कितनी बहस होती है, आर्ग्यूमेंट होता है लोकसभा में। इतनी आसानी से तो बिल पास होते नहीं है, आपने खुद देखे होंगे अपने सामने कई बिल पास होते हुए। इतनी आसान नहीं होता है। हाँ, किसी पार्टी की मेजोरिटी है तो एक अलग बात है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बिल को पास कराने में। और एक बार बिल पास हो गया तो लोकसभा से हुआ, फिर राज्यसभा में गया। कई बार ऐसा होता है कि लोकसभा से क्लियर हो जाता है, राज्यसभा में अटक जाता है। अब राज्यसभा वाले मानने को तैयार नहीं, साहब मैं तो मानने को तैयार नहीं हूँ, अब ये बिल नहीं बनना चाहिए, खराब है, तो गलती है, कमी है इसमें। लोकसभा से भी क्लियर हो, राज्यसभा से भी क्लियर हो, दोनों से क्लियर हो, उसके बाद प्रेसिडेंट भी एसेंट देंगे तो जाके वो बन पाएगा एक नया लॉ। तो इंडिया में लॉ मेकिंग प्रोसेस इतना आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्टीज के बाद आप ये लॉ बना पाते हैं। उसके बाद नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो पब्लिक पॉलिसी का नेचर क्या है? सबसे पहले वो रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट करती है, उसके बाद रेगुलेट करती है, और उसके बाद आपकी हेल्प भी करती है, फैसिलिटेटिंग भी है। सो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज की अगर बात करेंगे तो ये वो है जो रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट करती हैं। एग्जाम्पल, कस्टम ड्यूटी में बी इम्पोज टू प्रोटेक्ट इंडियन प्रोडक्ट। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, 150% टैरिफ लगा दिया था हमने, 150% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। लो भैया, इंपोर्ट करना है ना, करो, 150% टैरिफ है। 100 करोड़ का सामान, 150 करोड़ रुपए टैक्स, 250 करोड़ रुपए दे दो, ले जाओ। उसका एक एम था अपने इंडियन प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना। क्योंकि अगर बाहर का सामान इंडिया में कम प्राइस पे बिकेगा तो इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी। अब इंडियन प्रोडक्ट को अगर ज्यादा बेचना है तो वहां पर कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा इंडियन प्रोडक्ट को, जो बाहर से प्रोडक्ट आते हैं उनके लिए। और हमने वहां पे लगा दिए टैरिफ, और टैरिफ भी कोई 1-2% नहीं थे, 150% टैरिफ थे। तो यहां पर रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी थी, यानी ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट किया, लेकिन मोटिव अपने इंडस्ट्रीज को डेवलप करना था, किसी को रोकना नहीं। सेकंड, रेगुलेटिव पॉलिसीज है जो रेगुलेट करती हैं। और इंडिया में रेगुलेट करने वाले कौन कौन हैं, शायद आप जानते होंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं मनी मार्केट को कंट्रोल कौन करता है, तो मनी मार्केट को कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इज ए मेजर रेगुलेटर फॉर बैंक। बैंक को रेगुलेट कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड ऑल्सो रेगुलेट्स द मनी मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट ऑपरेशन। इसको कंट्रोल करना किसका काम है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी किसको कंट्रोल करता है? इक्विटी एंड बॉन्ड, शेयर मार्केट को कौन कंट्रोल करता है? सेबी, इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स। तो जहां पर भी शेयर मार्केट, आपका म्यूचुअल फंड्स की बात आती है तो वहां पे रेगुलेट करने के लिए कौन है? सेबी। चैप्टर नंबर 5 जब आप पढ़ेंगे तो उनमें डिटेल से आप पढ़ेंगे कि सेबी के फंक्शन क्या है, आरबीआई के फंक्शन क्या है। तो आरबीआई सेबी के फंक्शन जानने के लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए, जब आप नेक्स्ट लेक्चर पे पहुंचेंगे तो वहां तक भी आप पहुंचेंगे। और नेक्स्ट जो आपका लेक्चर है, चैप्टर है 5th चैप्टर, उस 5th चैप्टर में डिटेल से डिस्कशन किया गया है अबाउट द फंक्शन ऑफ आरबीआई, सेबी। और उसके बाद इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है। इंश्योरेंस कंपनी अपनी मनमर्जी ना चला पाए, उससे किसी को नुकसान ना हो, वो देखना किसका काम है? IRDA का काम है। उसके बाद फैसिलिटेटिंग पॉलिसीज भी गवर्नमेंट की होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं, लाइक MSME पॉलिसी। MSME पॉलिसी हेल्प करती है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को डेवलप होने के लिए, क्योंकि वो बड़े इंडस्ट्रीज से कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, तो बेसिकली उनके लिए हेल्प करने के लिए हमने MSME पॉलिसी बनाई है। उसके बाद NSDC भी है, द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये जितने भी चीज़ें हैं वो फैसिलिटेट करती हैं बिजनेस को हमारी इकोनॉमी में। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी 3 हो गई। पहली वो जो रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट करती है, दूसरी वो जो रेगुलेट करती है, और तीसरी फैसिलिटेटिंग पॉलिसीज हैं। तो ये तो हुई कहानी पॉलिसीज की। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और देखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस पब्लिक पॉलिसी। आजाद हुए थे हम लोग, याद है आप लोगों को? कब आजाद हुए थे?
1947 यहां पर हम हुए थे आजाद। सो देखते हैं, इफ विल लुक एट द इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हम किस कंडीशन में थे शायद बताने की जरूरत नहीं है, बट टॉपिक चल रहा है तो डिस्कस करना बनता है। इट शोड ऑल साइन ऑफ स्टैग्नेशन, कोई डेवलपमेंट वहां, कोई ग्रोथ वहां पे नहीं हो रही थी। 47% ऑफ about 47% of population was below the poverty line in 1951। सोचिए क्या डेवलपमेंट होगा उस देश का, जिस देश की 47% पॉपुलेशन बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन। आज भी कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, 22% आज भी बीपीएल है इंडिया में। ज्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं कर लिया आप लोगों ने, लेकिन फिर भी 47 से 22 तो ठीक है, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। At that point of time, 72% of the workforce was employed in agriculture। अभी भी 49% ही है, ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन फिर भी कम हुआ है। And agriculture contribute to nearly 50% of the national income। इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर बात करें तो 2% ऑफ वर्कफोर्स एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रीज। अब बताओ आप कहाँ था इंडस्ट्रियलाइजेशन? 2% वर्कफोर्स इंडस्ट्रीज के साथ काम कर रही थी, और 50% 47% आप ही काम कर रही थी कहां पर? 72% ऑफ वर्कफोर्स वॉज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। 72% खेती कर रहे थे, इंडस्ट्रीज के साथ सिर्फ 2% थे। तो आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की कंडीशन क्या थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। बेसिकली ब्रिटिश रूल में किया ही ये गया था, उन्होंने पहले सबसे पहले डिस्ट्रॉय किया था इंडियन इंडस्ट्रीज को, ताकि वो प्रोड्यूस ना कर सके। वो अगर प्रोड्यूस कर रहे होते तो फिर ब्रिटिश प्रोडक्ट इंडिया में कैसे बिक पाता? उनको अपना प्रोडक्ट बेचना था, इसलिए सबसे पहले डिस्ट्रॉय उन्होंने इंडस्ट्रीज को ही किया था। और इसी वजह से एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रीज की कंडीशन आपके सामने है। इन एडिशन टू दिस देयर वॉज हार्डली एनी इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में जो था वो बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं था। द इंडस्ट्रीज विच वर प्रीडोमिनेंट वर कॉटन, टेक्सटाइल एंड जूट इंडस्ट्री, दो ही थी। दे ऑल्सो सफर्ड ए मेजर सेटबैक as at the time of partition major jute producing areas went to East Pakistan, means today's Bangladesh। दो इंडस्ट्रीज थोड़ी बहुत चलती थी इंडिया में, जूट इंडस्ट्री एंड कॉटन टेक्सटाइल, और वो भी इफेक्ट हुआ एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जब मेजर प्रोड्यूसिंग जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज चले गए ईस्ट पाकिस्तान में, जो आज बांग्लादेश है। एंड एज ए रिजल्ट देयर वाज ए शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। भैया रॉ मटेरियल तो बचा नहीं। तो इंडियन इकोनॉमी के साथ प्रॉब्लम ये थी कि हमारे सबसे पहली प्रॉब्लम थी कि एग्रीकल्चर आउटपुट काफी कम था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ही नहीं था, नेशनल इनकम बहुत कम थी, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई थे। तो बेसिकली बहुत बुरी कंडीशन में था। अब इससे बुरा और क्या हो सकता है? इस बुरी कंडीशन में तो आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि इंडिया को कैसे तेजी से डेवलप किया जाए, और उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया। आइए, अब ऐसे तो छोड़ नहीं सकते थे ना, अब अगर प्रॉब्लम में है तो बेसिकली प्रॉब्लम से बाहर निकालना भी हमारी गवर्नमेंट का काम ही था। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था अपने 1950 में, और उसके बाद हमने क्या किया और क्यों किया, आइए उसको भी देख लेते हैं। जब हम लोग आजाद हुए थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, पूरा वर्ल्ड जो था ना वो दो पार्ट में डिवाइड हो चुका था। अगर हम बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फॉलोड ए स्ट्रॉन्ग कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ गवर्नमेंट विद ए स्ट्रॉन्ग प्राइवेट सेक्टर विद इंडिविजुअल ओनरशिप। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पे सारी पावर प्राइवेट सेक्टर के पास होती है। गवर्नमेंट होती जरूर है, लेकिन गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सेक्टर में इंटरफेरेंस बहुत कम होता है, ना के बराबर। फ्री ट्रेड होता है वहां पे, और यही रीजन है कि एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी गवर्नमेंट सेक्टर की एफिशिएंसी से ज्यादा है। और ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी
गवर्नमेंट सेक्टर की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। सेकंड, ऑन द अदर हैंड सोवियत यूनियन फॉलो कर रहे थे किसको? कम्युनिस्ट मॉडल को। अब पूरा वर्ल्ड डिवाइड हो चुका था दो पार्ट में, एक तरफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थे और एक तरफ सोशलिस्ट थे। हम क्या करते? अगर बेसिकली इंडिया कैपिटलिस्ट मॉडल को चूज करता तो कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं वो खराब होते। अगर सोशलिस्ट यूज कर लेते, चूज कर लेते, तो कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमीज है उनके साथ हमारे कुछ अच्छे रिलेशन नहीं होते। हमने बीच का रास्ता अडॉप्ट किया, और वैसे भी जब चूज करना मुश्किल हो तो राइट ऑप्शन होता है बोथ। हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को चूज किया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलोड ए मिक्स्ड इकोनॉमिक पाथ। बिल्कुल, हमने कहा भैया हम मिक्स्ड इकोनॉमी है। उन्होंने कहा कि भैया कहां जाओगे बताओ, इधर आओगे इधर आओगे, कौन से ग्रुप में जाना चाहते हो, कैपिटलिस्ट वाले में जाओगे सोशलिस्ट वाले में जाओगे? हमने कहा भैया हम तो कहीं नहीं जाएंगे, हम एक नई इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी दोनों को साथ लेके चलेंगे, कैपिटलिस्ट भी और सोशलिस्ट भी। अब आप अगर जानते हैं इंडियन इकोनॉमी को तो आप अच्छे से जानते हैं कि इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहां पर प्राइवेट सेक्टर भी है और यहां पे गवर्नमेंट सेक्टर भी है। आगे आगे रोडवेज की बस चलती है और पीछे पीछे प्राइवेट बसेस भी चलती हैं। आगे आगे अगर प्राइवेट प्लेन उड़ते हैं तो पीछे एयर इंडिया का प्लेन भी उड़ता है। हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है। सामने अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो उसके सामने प्राइवेट स्कूल भी है, दोनों को पावर दी गई है। लेकिन थोड़ा सा यहां पे आपको समझने की जरूरत पड़ेगी और आपको समझना चाहिए 1991 से पहले भी हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी थे और 1991 के बाद भी हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी थे। लेकिन फर्क है 1991 से पहले जब हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी थी तो वहां पे सोशलिस्ट बेस्ड मिक्स्ड इकोनॉमी थी, क्योंकि वहां पे ज्यादा पावर गवर्नमेंट के पास थी, प्राइवेट सेक्टर को बहुत कम पावर्स दी गई थी, ना के बराबर। बट आफ्टर 1991 जब हमने एलपीजी अडॉप्ट किया तो 1991 के बाद हमारी पॉलिसी चेंज हो गई। अब भी हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड ही है भैया, चेंज नहीं हुई अभी तक। लेकिन चेंज ये हुआ कि अब हमारे यहां पे कैपिटलिस्ट बेस्ड मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी कि ज्यादा पावर किसको दी गई है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को दी गई है। अब ज्यादा पावर किसके पास है? बोले साहब कैपिटलिस्ट के पास ज्यादा पावर है, सोशलिस्ट के पास उतनी पावर नहीं है। गवर्नमेंट की पावर धीरे धीरे कम हो रही है क्योंकि वो पावर किसके पास जा रही है? प्राइवेट सेक्टर के पास जा रही है। और ये एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है आफ्टर 1991। रही बात डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप और लिया गया और वो था प्लानिंग कमीशन। याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। हमने यहां पे सेट किया, एस्टेब्लिश किया प्लानिंग कमीशन 1950 में, और इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था 1951 टू 56। याद रखिएगा इसको। यहां पर प्लानिंग कमीशन इसलिए सेट किया गया था कि वो प्लान बनाएगा फॉर 5 इयर्स, आने वाले 5 साल में क्या क्या करना है। अगर पहले से डिसाइडेड है कि भैया आने वाले 5 साल में मुझे ये करना है, इस टाइम पर ये करना है, तो बेसिकली डेवलपमेंट ज्यादा होता है। कहीं ना कहीं डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है जब हम पहले से डिसाइड कर चुके होते हैं कि आने वाले 5 साल में हमें क्या करना है। गवर्नमेंट के प्रोग्राम सेट होते हैं कि भैया 5 साल में ये टारगेट आए तो इस टारगेट को अचीव करना है, तो 5 साल है आपके पास, आराम सोच लो क्या क्या एफर्ट्स उठाओगे और क्या एफर्ट से क्या रिजल्ट होंगे। तो प्लानिंग कमीशन सेट किया, लेकिन एट प्रेजेंट प्लानिंग कमीशन खत्म कर दिया गया। अब प्लानिंग कमीशन हमारे साथ नहीं है, उसकी जगह आ चुका है नीति आयोग। सो द नीति आयोग हैज नाउ रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनता है, और क्वेश्चन यह है कि प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस किया? आंसर है नीति आयोग। बट ये नीति हिंदी का नीति नहीं है, ये इंग्लिश का नीति है। NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एंड दैट इज नीति, NITI। सो नीति आयोग आ गया
किसकी जगह आया? प्लानिंग कमीशन की जगह आया। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किसने किया? नीति आयोग ने किया। एंड व्हाट इज नीति? NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आगे बढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट ने यहां पर बहुत सारे एफर्ट किए और बहुत सारे एफर्ट करके उन्होंने बहुत सारी जो सर्विसेज थी वो पब्लिक को प्रोवाइड की। लॉ बनाए गए, लॉ इसलिए बनाए गए ताकि लोगों की हेल्प की जाए, लेकिन शुरू में जो लॉ बनाए गए थे वो प्राइवेट सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि सारी पावर गवर्नमेंट को दी गई थी और वो लोग बेचारे इससे परेशान हो रहे थे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटुक सिमिलर रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द सोशल स्फेयर। बिल्कुल बिल्कुल सोशल इकोनॉमिक जो हेल्प थी उन्होंने बिल्कुल की है लोगों की। वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प लोगों की वहाँ पे की गई है। डेवलपमेंट के वहाँ पे कोशिश की गई और काफ़ी डेवलपमेंट किया भी गया है। काफ़ी फैसिलिटीज़ लोगों को यहाँ पर दी गई है और जितना डेवलपमेंट गवर्नमेंट कर सकती थी उसको पूरे को उसने इफेक्ट किया, ट्राई किया डेवलपमेंट का, और काफ़ी डेवलपमेंट हमारी इकोनॉमी में हुआ भी है। और गवर्नमेंट के पॉजिटिव इम्पैक्ट जो पॉलिसीज बनाई गई थी उनके पॉजिटिव इम्पैक्ट आज यहाँ तक पहुँचे हैं और रिजल्ट आप देख पा रहे हैं। अब आता है बात इकोनॉमिक चेंज का। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस तो आपने देख लिया, अब कहां तक पहुंचे हम लोग। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस तो आपने देख लिया, कंडीशन बहुत बुरी थी, हालत बहुत खराब थी, इंडस्ट्रीज खत्म हो चुकी थी। पावर प्लान बनाने के लिए प्लानिंग कमीशन बनाया, लेकिन क्या हुआ वो यहां पर जानना बहुत जरूरी है। तो यहां पर हम शुरुआत करेंगे कि इकोनॉमिक जो चेंज प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट हुआ। मिक्स्ड इकोनॉमी पॉलिसी प्रोवाइड ए लॉट ऑफ सोशल प्रोटेक्शन। बिल्कुल सोशल प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि हर आदमी के वेलफेयर का ध्यान रखा जाता है, बट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाज लो। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होता वहां पे। द फॉल ऑफ द वार्सा पैक्ट नेशन इंक्लूड सोवियत यूनियन, बर्थ ऑफ स्मॉल स्टेट्स अराउंड रशिया, formation of European Union, and the pressure of heavy developmental loans for agencies like IMF, World Bank, ABD, and others. The major reason behind India's journey towards liberalization. ये एक बड़ी वजह थी लिबरलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन हमने दोनों स्टार्ट किए थे। India decided to embark upon a faster course of economic journey through multiple reform program in 1991, और आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में भी वो 3 स्टेप थे, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, सब एक साथ अडॉप्ट कर लिया हमने। 1991 में हमने क्या किया? इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज रिफॉर्म फर्स्ट थ्रू द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन 1991। तो पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी यानी इंडस्ट्री में चेंज किया गया। कब किया गया? 1991 में। एंड इट ओपनड अप द फॉरेन कैपिटल इनफ्लो। FDI और FPI जो रिस्ट्रिक्शंस थे उनको यहां पर कम किया गया, हटाया गया। आखिर ये FDI FPI होते क्या हैं, बिल्कुल डिस्कस कर लेते हैं यहां पे हम। तो FDI और FPI दोनों को यहां पे डिस्कस करेंगे। तो FDI इज मेंट फॉर सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। जब बाहर से कोई कंपनी आती है और यहां पे आके इंडिया में अपनी एक कंपनी सेट करती है, यानी एसेट्स परचेस करती है, तो वो FDI होती है। और FPI तब होता है जब बाहर के लोग यहां पे शेयर परचेस करते हैं। और FPI का ही एक पार्ट होता है FII। Foreign institutional investors are big fund houses which invest in stock market and also engage in speculation activities. अगर मैं बात करूं कि एक गवर्नमेंट, अगर मैं इंडियन गवर्नमेंट की बात करूं तो हम अपने व्याप पे देखना चाहेंगे तो हमें क्या पसंद है, FDI की FPI? FPI भी शेयर्स परचेस कर रहे हैं, FII भी FPI का ही एक पार्ट है। FDI और FPI का ही पार्ट है FII। जब आप शेयर परचेस कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट।
एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एफपीआई, एफपीआई का ही पार्ट है एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। बड़े बड़े बिग बिजनेस हाउसेज है जिनके पास बहुत सारे फंड है और ये किसी भी इकोनॉमी में एक साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट क्या चाहती है, एफडीआई आए कि एफपीआई। तो एफडीआई और एफपीआई में से हम पसंद करते हैं एफडीआई। पेप्सी इंडिया में आती है और इंडिया में आके एक प्लांट लगाती है, प्लांट लगा दिया तो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। और हम ये जानते हैं कि वो सर्टेन इन्वेस्टमेंट है, यानी यहां पे कुछ साल तो रहेगा, लॉस भी हुआ तो एकदम नहीं चला जाएगा, थोड़ा टाइम इंडिया में रुकेगा। यानी वो पैसा इंडिया में आया है तो इंडिया की एक लॉन्ग टर्म हेल्प होगी। लेकिन एफआईआई अनसर्टेन होता है क्योंकि स्टॉक मार्केट अगर डाउन जाने लगा तो ये पैसा कब शिफ्ट हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और दूसरी बात, यहां पर एफआईआई यानी कि एफपीआई से कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा। स्टॉक एक्सचेंज में आके आप कितना ही पैसा लगा दीजिए, स्टॉक की प्राइसेस बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा। लेकिन एफडीआई आया तो यहां पर आके प्लांट लगा दिया आपने, यहां पे आके प्लांट लगाया तो एम्प्लॉयमेंट मिला लोगों को। और सर्टेन इन्वेस्टमेंट है, आप जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट रुकेगा, अगर लॉस भी हुआ तो ये नहीं कि आज लॉस हो तो भाग जाएगा, टाइम लगेगा उसको जाने में, और वो एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट इकोनॉमी पे देखे जाएगा। तो अगर मुद्दा एफडीआई और एफपीआई में चूज करने का है तो हर गवर्नमेंट चूज करेगी एफडीआई, पसंद करेगी एफडीआई, क्योंकि एफडीआई आप क्या कर रहे हैं, यहां पे इंडस्ट्रीज लगा रही हैं। अब यहां पर वही चीज जो मैंने आपसे कही वो दोबारा यहां पर क्लियर की गई है। FDI not only bring forex investment, it also enhance employment opportunities. सिर्फ और सिर्फ फॉरेक्स ही नहीं आ रहा है, फॉरेन करेंसी नहीं आ रही है, फॉरेन एक्सचेंज नहीं आ रहा है, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं जब हम क्या कर रहे हैं यहां पर FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो FDI इज मच बेटर देन FPI और FII। आगे बढ़ते हैं यहां पे और देखते हैं क्या इंपैक्ट हुए, किस तरीके से हमने ये सारी चीजों का अलाउ किया, आइए जानते हैं। सो FDI इंडिया में जो आती है वो ड्यूल रूट से आती है। पहला जो रूट है वो ऑटोमेटिक रूट है जिसके लिए आपको किसी को परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हर एरिया ऐसा नहीं है जहां पे हम फ्री में FDI अलाउड कर दें, क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं जो सिक्योरिटी मैटर करती है और वहां पर हम फ्री FDI अलाउड नहीं कर सकते, तो वहां पर आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा गवर्नमेंट रूट से। तो FDI इंडिया में आ सकता है दो तरीके से, जहां पर हमें लगता है कि रिस्क नहीं है या कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पर तो हमने ऑटोमेटिक रूट दे दिया, भैया और पैसा लगा लो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पर हमें लगता है कि ये रिस्क हो सकता है, हमारी इकोनॉमी के लिए इस चीज से रिस्क क्रिएट हो सकता है, तो वहां पर हमने गवर्नमेंट रूट अप्लाई किया कि आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे कि यहां पे कहा गया कि ऑटोमेटिक परमिशन वाज ग्रांटेड फॉर टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट्स, हाई प्रायोरिटी सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज, और एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन FDI इन लो टेक्नोलॉजी एरियाज एज वेल एज लिबरलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इंपोर्ट्स। बिल्कुल यहां पर बिल्कुल ऑटोमेटिक परमिशन है, जहां पर हमें टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज हैं और जहां पे अभी तक हम टेक्नोलॉजिकल डेवलप नहीं हो पाए हैं, टेक्नोलॉजी एरियाज लो टेक्नोलॉजी एरियाज हैं, हम चाहते हैं कि वहां पर FDI हो, बाहर से लोग आएँ और यहाँ पर पैसा लगाएं। उसके बाद परमिशन वाज ग्रांटेड टू NRIs एंड ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज, OCB, ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज इन्वेस्ट अप टू 100% कैपिटल इन हायर प्रायोरिटी सेक्टर्स। उनके लिए हमने 100% FDI अलाउ किया है, वो यहाँ पर 100% FDI कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। उसके बाद एक और चीज हमने आपको दी, हाइक इन द फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन लिमिट टू 51% फॉर एग्जिस्टिंग कंपनीज एंड लिबरलाइजेशन ऑफ द यूज ऑफ फॉरेन ब्रांड नेम्स। अपने ब्रांड नेम यूज करने की भी परमिशन हमने दी है। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया गया था और वो था फेरा, और यह भी आपसे कहा गया कि फेरा को रिप्लेस कर दिया फेमा ने। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा 1973 में आया था, क्योंकि हम तब इजीली फॉरेक्स
प्रोवाइड नहीं करवाना चाहते थे उन लोगों को जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे बेसिकली, और उनके लिए लेके आए थे हम फेरा, बट हम उसकी जगह लेके आए फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, जिसने रिप्लेस किया फेरा को 1973 में जो फेरा आया था उसको। उसके बाद 1997 में इंडियन गवर्नमेंट अलाउड 100% एफडीआई इन कैश एंड कैरी होलसेल एंड एफडीआई इन सिंगल ब्रांड रिटेलिंग वाज अलाउड टू 51% इन जून 2006, लेकिन कुछ चेंज यहां पर किए गए हैं। ये तो बात 2006 की है, लेकिन 12 में अमेंडमेंट हो चुका है, तो आप याद कीजिएगा इसके बाद की कहानी। आफ्टर ए लॉन्ग डिबेट फर्दर अमेंडमेंट वाज मेड इन दिसंबर 2012, जहां पर हमने 100% एफडीआई अलाउड किया है सिंगल ब्रांड रिटेलिंग में। जैसा कि ऊपर आपने पढ़ा था कि सिंगल ब्रांड रिटेलिंग में हमने 51% अलाउड किया था, और यहां पर 51% इन मल्टीपल ब्रांड रिटेलिंग। तो मल्टीपल में हमने अब कर दिया है 51 और सिंगल ब्रांड में कर दिया है 100%। इंडिया में एफडीआई अलाउड हो चुका है। कैसे पता लगा? देख लीजिए, द प्रेजेंस ऑफ सैमसंग। सैमसंग जानते हैं आप? वो फोन आते हैं हमारे पास, मोबाइल फोन यूज किए कभी? सोनी कौन नहीं जानता? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सोनी के ज्यादा पसंद किए जाते हैं। कोक, पेप्सिको, एचपी, माइक्रोसॉफ्ट, जनरल मोटर्स, हुंडई, होंडा, टोयोटा, वॉक्सवैगन, वॉल्वो। सम एग्जांपल्स ऑफ एफडीआई प्रेजेंस इन इंडिया ड्यूरिंग द पोस्ट लिबरलाइजेशन डेज। आप देख पा रहे हैं कि ये सारी कंपनीज जो इंडिया की कंपनीज नहीं है, आज इंडिया में काम कर रही हैं। और किस वजह से कर पा रही हैं? क्योंकि एफडीआई अलाउड किया हमने कहा भैया आओ पैसा लगाओ, पधारो हमारे देश, वेलकम टू माय कंट्री। तो यहां पर जो नारा आपने दिया उसके बाद ये हुआ। 1991 से पहले नहीं हुआ था ये। 1991 से पहले हमने अलाउ नहीं किया था इनको, एमएनसीज को, कि इंडिया में आओ और यहाँ पे डेवलपमेंट करो, या एफडीआई हमने अलाउ नहीं किया था, रोक लगा रखी थी। लेकिन हमने समझदार बन के 1991 में स्टेप उठा लिया। फायदे भी हुए और नुकसान भी है। हमेशा ये नहीं कि फायदा ही होगा भैया, नुकसान भी है। नीड फॉर रिफॉर्म, क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी 1991 में? ये भी खैर लास्ट लेक्चर में से मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी हमारी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब बार बार कितनी बार ही पूछ लेंगे, तब भी हमारी कंडीशन ख़राब ही थी। आइए कुछ और चीज़ें जो उन्होंने बताई है वो भी देख लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक ह्यूज लोन्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। हमने बहुत सारे लोन ले लिए थे उस टाइम पर। वर्ल्ड बैंक से लिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिए, आईएमएफ से लिए, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे थे। कितने नाम बताएं आपको? इन सब से लोन हमने ले लिया, और लोन रीपेमेंट शेड्यूल वाज लाइक एज नोज अराउंड द नेक। सर से ऊपर निकल गया पानी, पे करने की कंडीशन में नहीं थे। इन्फ्लेशन वाज हाई, 12% था बेटा, याद रखना, 12% इन्फ्लेशन पहुंच गया था। एंड रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी खत्म हो चुकी थी। 1.1 बिलियन डॉलर्स ही बचे थे हमारे पास। बचा क्या था? खत्म होने की कंडीशन थी, कुछ भी नहीं बचा था हमारे पास, मामला साफ हो चुका था। ये जो चेंज किया गया, रिफॉर्म किया गया, रिफॉर्म करना हमारी इच्छा नहीं, हमारी मजबूरी थी। ये जो चेंज हुआ है ना, मजबूरी में हुआ है। कैसे हुआ है? मजबूरी में, इच्छा से नहीं, मजबूरी में। आइए, और भी कुछ रीजन थे। इंडिया वॉज ऑलवेज हेल्प बाय द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन ने इंडिया की हमेशा मदद की थी, जब भी परेशानी में पड़े उन्होंने हमारी मदद की। लेकिन उस टाइम सोवियत यूनियन खुद टेंशन में था। वहां पे फ्रीडम मूवमेंट इन सोवियत यूनियन लूम लार्ज। इन द मिड 1980s द सोवियत यूनियन गॉट ब्रोकन, टूट गया, एंड 15 इंडिपेंडेंट स्टेट वर फॉर्म्ड। रशिया ऑल्सो ओपनड अप इट्स इकोनॉमी, यानी वो भी कैपिटलिस्ट की तरफ चला गया। कैपिटलिज्म गॉट ए न्यू ब्रीडिंग ग्राउंड इन रशिया। और साथ ही साथ जो वार्सो पैक्ट नेशन थे वो भी, लाइक पोलैंड, अल्बानिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी एंड बुल्गारिया। सो बेसिकली ये लोग भी वहां पर अडॉप्ट कर चुके थे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को।
और वार्सो पैक्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया था। तो ये भी एक रीज़न था कि वो भी हमारी हेल्प नहीं कर सकता था। वैसे बेसिकली हमेशा मदद की है, लेकिन जब इंसान की खुद की ही कंडीशन ख़राब है तो वो दूसरे की हेल्प कैसे कर सकता है। तो यहाँ पर हमारी जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उस पर क्वेश्चंस खड़े होने लगे और हमने यहाँ पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए। लास्ट में गोल्ड वाज मॉर्गेज एट बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड फॉरेन करेंसी लोन वाज अरेंज फॉर मीटिंग द फॉरेन करेंसी रिजर्व। मरता क्या ना करता। तो हमने मॉर्गेज किया अपना गोल्ड, किसको किया? बैंक ऑफ इंग्लैंड को। उनसे लिया लोन और लोन लेके कहा भैया एक बार तो बच जाओ, फिर देखेंगे क्या होता है। और उसके बाद 1991 में, यहाँ पे 1992 है, बेसिकली 1991 में ही ओपन कर दिया था हमने अपने इकोनॉमी को। और हमने यहाँ पे उठाए थे 3 स्टेप जिनका नाम था LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पर जो पॉलिसी चेंज हुई है हमारी, वो पॉलिसी चेंज करना हमारी मजबूरी थी। डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन का ही एक पार्ट है। तो बेसिकली 3 बड़े स्टेप यहाँ पर उठाए गए थे जिनका नाम था LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद पॉलिसी डिसीजन एंड गोल। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और मुद्दे डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जो पॉलिसी है पहले भी डिस्कस हो चुकी है। कुछ पॉलिसी जो है वो रेगुलेटरी पॉलिसी होती है जो रेगुलेट करने का काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेगुलेटरी पॉलिसी आर कंसर्न विद रेगुलेशन ऑफ नेशनल एंड फॉरेन ट्रेड, बिजनेस, सेफ्टी मेजर्स एंड पब्लिक यूटिलिटीज। तो ये वो पॉलिसी हैं जो रेगुलेट करने का काम करती हैं एक इकोनॉमी में ट्रेड को, बिजनेस को और सेफ्टी मेजर्स को, पब्लिक यूटिलिटीज़ को कहीं ना कहीं वो लोग मैनेज करने की कोशिश करते हैं और रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों का डेवलपमेंट कभी भी कम ना हो। हमारी दूसरे टाइप की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़ होती हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़ क्या हैं वो तो आप जानते ही हैं। तो यहां पर हम देखेंगे इट कैन बी इन द एरिया ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन टू पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, BPL। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है। BPL फैमिलीज के लिए हम बहुत सारी जो फैसिलिटीज है वो दे रहे हैं। पब्लिक वेलफेयर भी हो रहा है, जस्टिस फॉर वुमेन, हेल्थ सर्विसेज एक्सेट्रा, ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जा रही है। इसके अलावा अडल्ट एजुकेशन पर भी ध्यान दे रहे हैं, फ्लड रिलीफ पर, फूड रिलीफ पे भी हम ध्यान दे रहे हैं, सोशल इंश्योरेंस भी दे रहे हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी and the union government decided the national goal to be followed. All the state governments have their own legislative assemblies, विधान सभा कहते हैं, and they outline their goals in tune with the national goals, उनके साथ मैच करने के लिए। यहां पर यूनियन गवर्नमेंट की बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, like Ministry of Commerce, Ministry of Finance and various regulatory institutions like RBI, SEBI, IRDAI. Many issues, code, the guideline and status, ये सब मैनेज किए जाते हैं। तो रेगुलेट करने के लिए RBI, SEBI, IRDAI है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन भी हैं जो लेजिस्लेटिव हैं, जो हेल्प करते हैं ताकि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इक्वली काम करती रहे। तो बेसिकली पॉलिसीज़ बनाना इतना आसान काम नहीं है। पॉलिसी बनाना बहुत टफ काम है क्योंकि वहाँ पे सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, सबका डेवलपमेंट भी होना चाहिए, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होनी चाहिए। अगर बात की जाए लिबरलाइजेशन की, द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन वाज ए मेजर पॉलिसी शिफ्ट इन इंडियाज इकोनॉमिक जर्नी। हमारी जर्नी है उसमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। क्या मेजर शिफ्ट क्या है? लिबरलाइजेशन। हमने लिबरलाइजेशन किया, हमने रूल्स को इजी बनाया, फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड रूल्स वर सिंप्लीफाइड, उनको आसान बनाया,
उसके बाद कंपटीशन रूल्स आए, आईटी एक्ट आया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट आया, और इसके साथ ग्लोबलाइजेशन भी आया। एफडीआई को भी हमने बहुत इजी बनाया। फॉरेन फंड्स स्टार्टेड टू फ्लो इन द फॉर्म ऑफ एफडीआई एंड एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। उनको हमने अलाउ किया कि आप यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और साथ में एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया प्राइवेटाइजेशन का। वो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस जो लॉस पे चल रहे हैं और प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी हमने डिसाइड किया कि हम प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर करेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर अगर प्रॉफिट नहीं दे रहा है, प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर दो। प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी पे हम में से किसी को भी शक नहीं है, और यही कारण है कि हमने इस रीजन से स्टार्ट किया है प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे किया गया, कैसे एफडीआई अलाउड किया, कहां कहां पे एफडीआई अलाउड नहीं है। अब हर जगह तो एफडीआई अलाउड नहीं कर सकते ना, तो बहुत सारे एरियाज ऐसे भी हैं जहां पर एफडीआई अलाउड नहीं है। तो एफडीआई कहां कहां पे अलाउड है, कहां कहां पे नहीं है, प्राइवेटाइजेशन किस किस का हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट के क्या क्या पार्ट होते हैं, वो सब डिटेल से डिस्कस किए जाएंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो प्राइवेटाइजेशन से आगे बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ, और करते रहिए अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन एंजॉय।